students, a very good morning and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. We were reading Unit and Measurement chapter of class 11th Physics. हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को पढ़ रहे थे एंड इट इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट. ये यूनिट एंड मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर है. इन टुडेज लेक्चर we will study how to derive formula of any physical quantities by using dimensional analysis. Dimensional analysis को यूज करते हुए हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं. We will learn today. Okay, what we will learn? How can we derive formula for any physical quantities by using dimensional analysis. इसके लिए हम लोगों को बस इतनी बात पता होना चाहिए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है. ठीक है, जिसका हम लोगों को फार्मूला डिराइव करना है वो क्वांटिटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है. चाहे आपने वो फार्मूले को सुना हो, नहीं सुना हो, आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, यू कैन फाइंड आउट द फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वेरी इजीली. ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके ऊपर में क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चंस जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा. ठीक है, तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है. क्या लिखा मैंने कि पहले मैंने लिखा टॉपिक का नाम Deriving the relation between physical quantities using dimensional analysis. हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन डिराइव करना है डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए. अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डायमेंशंस पढ़ रहे थे. किसके फॉर्म में? जो मोस्ट कॉमनली है वो है MLT के फॉर्म में. MLT के फॉर्म में हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है. जो पावर होती है m के पावर जो होती है l के पावर और t की पावर, ये सारी चीजें हम लोगों को डायमेंशंस बताती है. ठीक है, तो चलिए मैंने क्वेश्चंस लिया है, पहले इजी क्वेश्चंस लिया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कैसे होता है. ये फार्मूला सारे बच्चों को पता होता है. ठीक है, चलिए देखते हैं. हमारा क्वेश्चन है द फोर्स ऑन ए पार्टिकल. किसी भी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई हो रहा है डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ m पार्टिकल. वो फोर्स डिपेंड कर रहा है पार्टिकल के मास पे. सेकंड, इट डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल. ये एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है किस एक्सेलरेशन से उस पार्टिकल के ऊपर में फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है, ये दो कंडीशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है. हमसे बोला है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एफ. फोर्स का एक्सप्रेशन बताओ. तो देखिए मैं पहले एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके आपको दिखाता हूं. आप इसको बिल्कुल अपनी नोटबुक लेकर बैठिए, पेन लेकर बैठिए और कॉपी पर क्वेश्चंस को लिखिए. ठीक है, पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, आप इसको ध्यान से देखिए. ठीक है, देखिए क्या ये फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है? मास पे. मैं लिख दूंगा दो इस तरीके से, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. ठीक है, अब यहां पे हम लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद m की पावर x. m की पावर x का मतलब क्या है अभी मैं बता रहा हूं. x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद. अगर x की वैल्यू 1 आती है इसका मतलब यह है कि फोर्स m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर x की वैल्यू 0 होती है इसका मतलब यह है कि फोर्स मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है. और अगर x की वैल्यू हमारी 2 आ जाती है इसका मतलब यह है कि फोर्स जो है वो मास के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है. समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो हम लोग ये लिखते हैं कि ये x जो है x की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर 1 आ जाती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 आ जाती है तो स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, 0 आ जाती है x की वैल्यू, इसका मतलब फोर्स मास पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, देखिए लिख दिया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m उसकी पावर x. सेकंड क्या है? एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है. तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. तो पहले वाले के लिए मैंने लिखा है m की पावर x, दूसरे वाले के लिए लिख लीजिए आप y. ठीक है, अगर कोई तीसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करता तो उसकी पावर हम लोग z लिख देते. क्लियर है? अब देखो व्हेनेवर वी रिमूव प्रोपोर्शनलिटी सिंबल,
जब भी हम लोग फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करते हैं तो वहां पे कांस्टेंट वैल्यू आती है, यस और नो। देखिए यहां से आ जाएगा F इज इक्वल टू के, कांस्टेंट आ जाता है के m की पावर x a की पावर y, ठीक है। यहां पे जो हमारा है के, जो हमारा है वो हमारा आपने नोटबुक लिया डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या के डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के का कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं तो एक बात याद रखिएगा कि दिस इक्वेशन इज ट्रू, अगर ये इक्वेशन सही है इसका मतलब ये है कि डायमेंशन ऑफ LHS, जो LHS का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन हमारा किसका होगा, राइट वाले का होगा, राइट हैंड साइड का होगा। डायमेंशन ऑफ LHS विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। इसी को यूज करते हुए हम लोग डिराइव करें, तो मैं लिखता हूं मैं डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, ठीक है, तभी ये एक्सप्रेशन सही है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ LHS। अब अगर आप याद हो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया है हाउ कैन यू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर फोर्स वर्क, सबके लिए हमने कैलकुलेट किया है। तो फोर्स का हमारा होता है MLT-2, ये फोर्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनलेस नहीं, डायमेंशनलेस होता है। m की पावर x है, m का मतलब क्या है हमारा, m का मतलब मास है, तो मास को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, m की पावर x। a हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन की यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर क्या है, लेंथ है ये, और सेकंड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कैपिटल T यूज करते हैं, LT स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के लिए आ जाएगा LT-2, मैं लिख दिया यहाँ पे LT-2 की पावर y। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैंने डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, M1 L1 T की पावर -2 इज इक्वल टू M की पावर x L की पावर 1, L की पावर 1 और मल्टीप्लाई करेंगे y से क्या आ जाएगा, L की पावर y और T की पावर -2y, यस और नो। अब देखो आप जब आप LHS और RHS को लिख दोगे तो क्या करना, आप सेम बेस आर कंपेयर्ड, सेम बेस क्या है, यहाँ देखो m की पावर x है, यहाँ पे m की पावर m है, सॉरी 1 है, तो सेम बेस आर कंपेयर्ड। अगर बेस सेम है तो उसकी पावर को हम लोग कंपेयर करते हैं, सेम बेस। यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, बेस सेम है, इसको कंपेयर करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, सेम बेसिस आर कंपेयर्ड। इसके लिए कंपेयर करेंगे y, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी हो गई 1, y की वैल्यू 1 वहां से भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसको कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे देखो, -2y इज इक्वल टू -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो, कितना बचा y इक्वल टू 1, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ LHS लिखिएगा, डायमेंशन ऑफ RHS लिखिएगा, फिर सेम बेस को आप कंपेयर कर लीजिएगा, ताकि x y अगर z हो तो z की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। देखो इससे क्या पता चल रहा है, हमारा फॉर्मूला ये था, यस और नो। तो देखो F इज इक्वल टू के m a, m की पावर x था, x की वैल्यू कितनी आई है 1, फिर y की वैल्यू कितनी आई है 1। इसका मतलब यह है कि जो फोर्स है वो मास पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और फोर्स एक्सेलरेशन पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। समझ आ रही बात नहीं आ रही, x की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब देखो कि ये हम लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए हमारा ये फार्मूला मिल गया फोर्स का, ठीक है। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस का ये लिमिटेशन है कि ये
इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कांस्टेंट। जो यहाँ पे कांस्टेंट के है ना, इसको हमने बोला डायमेंशनल लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। वैसे हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो के की वैल्यू आती है वो 1 आती है एक्सपेरिमेंटली, तब ये फॉर्मूला हमारा फोर्स का बन जाता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, जो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो, जब आपको पता हुआ कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको फार्मूला कैलकुलेट करना है वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, 2 चीज़ पे। फिर आप LHS का डायमेंशन, RHS का डायमेंशन, फिर जो सेम बेस को कंपेयर किया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, फिर आपने इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया, हमारा ये फॉर्मूला बन गया। स्कूल के एग्जाम में आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस हम लोगों को यहीं तक बताता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बाद में देखा एक्सपेरिमेंटली जो के की वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 होती है, F इक्वल टू एम ए। फिर अगर आपसे कोई पूछे तो ये बता दीजिएगा कि ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का ड्रॉबैक है, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कांस्टेंट के, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से देखो और नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम एल, वो पेंडुलम के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है। ये 3 चीजों पर डिपेंड करना है। बोला है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टी, हमसे बोला है टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो, मतलब फार्मूला डिराइव करके दिखाओ। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज के लेक्चर में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोग आज यूज करके किसको, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके फार्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। बस ये कंडीशन क्या है, जिसका हम लोग फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं वो किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ये 3 चीज पर डिपेंड कर रहा है। देखो टाइम पीरियड है कि किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। जो पहली क्वांटिटी उसके ऊपर लिख लो x, ठीक है। फिर क्या दूसरा, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर y, ठीक है। फिर क्या हमारा टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, और g की पावर लिख लो आप z। x, y और z की जो वैल्यू आएगी वो हम लोगों को बताएगा कि ये किस तरीके से टाइम पीरियड इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तब क्या करो आप, ये तीनों इक्वेशन जब कंबाइन करोगे आप तो t इज इक्वल टू के एल की पावर x, m की पावर y और g की पावर z। यहां तक तो कर लोगे, एनी प्रॉब्लम नहीं। यहां पे की जो हमारा है, फिर से मैं बता रहा हूं क्या ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, या इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डायमेंशनल लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। फिर हम क्या करेंगे, इफ दिस एक्सप्रेशन इज राइट, अगर ये या करेक्ट है, अगर ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, इट मींस डायमेंशन ऑफ LHS विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। जो LHS का डायमेंशन होगा वो RHS के डायमेंशन के बराबर होगा। इसी को यूज करते हुए हम लोग x, y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो टाइम पीरियड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल T, ठीक है। L का तो L ही होता है, इसकी पावर x, ठीक है। m मास का क्या होता है, कैपिटल M होता है, इसकी पावर कितना हमारा y है। g क्या हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूनिट क्या होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो मीटर क्या होता है, लेंथ होता है, टाइम क्या होता है, सेकंड क्या होता है, टाइम होता है। तो टी स्क्वायर ऊपर जाए क्या होगा mt-2, ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूँ। तो g की जगह मैं लिख दिया Lt-2, इसकी पावर कितना होगा z, क्लियर। अब इसको शुरू करो, पहले t आ गया, ये इसमें कुछ m है ही नहीं, m की पावर 0 मान लो, l की पावर 0 मान लो, ठीक है। जब कुछ है ही नहीं, m की पावर कुछ है ही नहीं, तो क्या मान लिया मैंने, 0 मान लिया, सिर्फ यहाँ पर t है। कंपेयर करने के लिए l के लिए कंपेयर करो, ये हो जाएगा l की पावर x, m को कंपेयर, देखो यहाँ देखो
यहाँ पे एल की पावर एक्स होगा, यहाँ भी एल की पावर जेड होगा, दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ये एल की पावर हो जाएगा एक्स प्लस जेड। समझ मेरी बात नहीं आ रही है? ठीक है। अब एम की पावर क्या होगा, वाई होगा, ये सुनो। और इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा, टी की पावर -2z। ये समझ में आ रहा है एक्स प्लस जेड क्यों लिखा? क्योंकि तो यहाँ पे क्या एल की पावर एक्स है, यहाँ पे एल की पावर एक्स है, यहाँ भी एल की पावर क्या है, जेड है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, अंडर ऐड कर दिया एक्स प्लस जेड। क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। वी विल कंपेयर सेम बेस, मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेम बेस होते हैं, एक तरह के जो बेस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंपेयर होते हैं। अब देखो, पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पे लिखता हूं मैं। देखो अगर मैं कंपेयर करूं एम को, यहां पे एम नोड है, यहां पे एम वाई है, दोनों बेस सेम है। यहां से जो वाई की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 0 आ गई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई कंपेयर करके। अगर हम एल को कंपेयर करें, एक काम करते हैं, हाँ एल को कंपेयर करें। जब आप एल को कंपेयर करोगे तो यहां वैल्यू क्या आ रही है, एक्स प्लस जेड। क्या बन रही है, एक्स प्लस जेड। तो आप यहां पर दो वेरिएबल आ जा रहा है, इसको कंपेयर मत करो, आप कंपेयर कर लो इसको, टी को। यहां पे क्या है, टी की पावर 1 है, और यहां पे टी की पावर -2z है। देखो इस साइड में टी की पावर 1 है, इधर में टी की पावर -2z है, तो सेम बेस आर कंपेयर्ड, ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं। टी की पावर 1 तो क्या आ जाएगा, यहां से 1 इज इक्वल टू -2z। z की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। z की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अब आप इसको निकाल लो, एल को, एल की इसको कंपेयर करो, क्या जाएगा ये, एल नोट इज इक्वल टू एल की पावर एक्स प्लस जेड। ठीक है, दोनों बेस सेम है, ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यस और नो? एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, -1/2, उधर जाए क्या हो जाएगा, 1/2। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2, और जेड की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब ये एक्स, वाई और जेड, ये तीनों वैल्यू को आप क्या करो, इस वाले इक्वेशन पुट अप करो। चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इस वाले इक्वेशन पुट अप करो तो क्या होगा, देखो t इज इक्वल टू के एल की पावर x, x की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/2, m की पावर y, y की वैल्यू कितनी है हमारी, 0, g की पावर क्या, z की वैल्यू कितनी आई है, -1/2, क्या हमारी, -1/2। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू जो हमारा फार्मूला आएगा वो यहीं तक आप निकाल के छोड़ दीजिएगा। देख लीजिए आप इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखो जो हमारा इसका टाइम पीरियड का जो सबसे सही फार्मूला होता है, जैसे मैंने बोला, यहां से हम लोग ये देखते हैं जो के की वैल्यू हमारी होती है, के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखा गया, वो के की वैल्यू जो आती है वो आती है हमारे 2π। डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहीं तक छोड़ दीजिएगा, यही फार्मूला बन गया इसका। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो करेक्ट फार्मूला हमारा है। देखो एल की पावर 1/2 है, इसको ऐसे लिखते हैं हम, एल की पावर 1/2, और ये डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जी की पावर 1/2। ठीक है, कि हमारा बाहर यहीं पे रहेगा, m की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। ये सुनो, अब देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है रूट। ये सुनो, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, के बाहर रहेगा √L/G, √L/G। एक्सपेरिमेंटली देखा गया क्या की वैल्यू कितनी होती है, 2π। सही फॉर्मूला हमारा होता है 2πL/G। ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? इसका ड्रॉबैक है डायमेंशनल एनालिसिस का, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, आपको यहीं तक करके छोड़ देना है, यहां पर। ठीक है, ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। एल माइनस अब नीचे आके प्लस हो जाएगा, 1/2 का मतलब रूट होता है, रूट रहा तो के का मतलब, के की वैल्यू जो आती है 2π के बराबर आती है एक्सपेरिमेंटली, जो क्या आ गया, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π √L/G। ठीक है, ये दो फार्मूला जो मैंने करवाए आपको, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरा टाइम पीरियड इक्वल टू 2π √L/G। ये फार्मूला आपको पहले से ही पता था। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूँ जो फार्मूला आप लोगों को पता ना हो,
या ले लेता हूं, अगर कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए आप। इट्स थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है आज का। आप क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, जब आपसे नहीं बन पाता तब हमारे सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। चलो देखते हैं पहले क्या बोलता है ये। सेंटीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक सेंटीपिटल फोर्स है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v डिपेंड्स अपॉन m v एंड r। जो सेंटीपिटल फोर्स है वो मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। बोल रहा है क्या, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर F, मतलब सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके दिखाओ। तो फिर से मैंने बोला जिस पे डिपेंड कर रहा है, पहले वो लिखो, जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पे की पावर x। फिर किस पर डिपेंड कर रहा है, v की पावर y। किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, रेडियस की पावर z। ये बस समझ नहीं आ रही है, फोर्स ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहले ये लिख दो आप, पहली क्वांटिटी उसकी पावर x, दूसरे वाले को y, तीसरे को z, इसको ऊपर नीचे नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब देखो, आप प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो क्या आएगा, k m की पावर x v की पावर y r की पावर z, ये आएगा। फिर मैंने बोला इफ दिस एक्सप्रेशन इज राइट, अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो डायमेंशन ऑफ LHS विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का होता है MLT-2। अगर अभी तक याद नहीं हुआ तो उसको याद कर, लर्न कर लो। फोर्स का होता है MLT-2, MLT-2। अब उसके बाद देखो K का तो होगा नहीं, M क्या हमारा मास, तो मास के लिए क्या होता है कैपिटल M की पावर x। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए क्या आता है हमारा लेंथ, सेकंड के लिए t, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT-1। ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूँ, फ्री में बता रहा हूँ। क्या है ये LT-1, इसकी पावर कितना है y। r हमारा क्या है, रेडियस है, रेडियस के लिए, रेडियस क्या एक तरह का लेंथ, एक तरह का डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं l की पावर z, ठीक है। अब फिर आप m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, m की पावर x, l यहाँ पे और l यहाँ पे, तो l की पावर y, यहाँ l की पावर z, क्या हो जाएगा, सेम बेस है, अड़ जाएगा y प्लस z। फिर हो ये t की पावर -y। देख लो इसको ध्यान से, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर, सेम बेस वाले को कंपेयर करेंगे। देखो मैं यहां पे कर रहा हूं कंपेयर, सेम बेस वाले को। यहां से बताओ m से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ गई 1, ये बेस सेम है, x इक्वल टू कितना आ गया 1। अब आप y z ना निकालो, पहले आप क्या करो, t को कंपेयर करो, t को, यहां से क्या जाएगा, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे t की पावर -2 इज इक्वल टू t की पावर -y। ये तो है, देखो t की पावर -2 इज इक्वल टू t की पावर -y। यहां से आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -y, y कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब आप z निकालना मेरे को, ये दोनों कंपेयर कर लो, l की पावर 1 इज इक्वल टू l की पावर y प्लस z, 1 इज इक्वल टू y प्लस z। ये सुनो, बोलो। अब देखो हमें क्या निकालना है, यहां से हमें निकालना है क्या, z निकालना है। y की वैल्यू कितनी है 2, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस z, 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू z, तो -1। z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू -1 आ गई। हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई, y की मिल गई, z की मिल गई। समझ में आई बात नहीं, कंपेयर कर दीजिएगा सिंपली। अब क्या करो, इस वाले इक्वेशन में x y z की वैल्यू पुट कर दो, f इज इक्वल टू k m, x की वैल्यू कितनी आई है 1, v, y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2, और z की वैल्यू कितनी आई है -1, ठीक है। m की पावर 1, v की पावर 2, r की पावर, सॉरी
r की पावर -1 आ रहा है यहाँ पे। देखो इस वाले इक्वेशन में हम लोग x y z की वैल्यू पुट करते हैं, m की पावर 1, v की पावर 2 और r की पावर -1। ठीक है, अब देखो यहां तक डायमेंशनल रेलेशन लोगों को बता पाता है। अब देखो यहां से अगर आप इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करोगे, देखो क्या होगा, k m v r की पावर -1 डिवाइड बाय क्या होगा, प्लस हो जाएगा r, f इज इक्वल टू k m v अपॉन r। अब देखो डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ के बाद इंफॉर्मेशन नहीं देता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो k की वैल्यू यहाँ पे आ रही है एक्सपेरिमेंटली वो 1 आ रही है, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, mv अपॉन r। और यही फॉर्मूला हमारा होता है किसके लिए, सेंटीपिटल फोर्स के लिए, सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv अपॉन r। ठीक है, इजी है ये, नोट डाउन कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल खुद से कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन जो है इसको आप पहले पॉज कीजिए, वीडियो को खुद से सोल्व कीजिए, प्लीज सोल्व कीजिए, आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, जब नहीं होता तब हमारे वीडियो को देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनर्जी E ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m executing SHM a simple harmonic motion with amplitude A and angular frequency omega depends upon m a and omega, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर E। एनर्जी के लिए आप एक्सप्रेशन निकालो, किस पर डिपेंड करता है, वो दिया हुआ है मास पे, एम्पलीट्यूड पे और ओमेगा पे। मैं आपको एम्पलीट्यूड सिखाऊंगा, ये आपने सुन रखा होगा। एम्पलीट्यूड यहाँ पे जो हमारा होता है वो एक डिस्टेंस के जैसा होता है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से इधर गया फिर इधर आया, डिस्टेंस के जैसा है। आप एम्पलीट्यूड के लिए कैपिटल ए डायमेंशनल फॉर्मूले में यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, एनर्जी जिस पर डिपेंड कर रहा है पहले बोली को, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन m की पावर x, a की पावर y, e की पावर ओमेगा z। ठीक है, यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू k m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z। अब देखो इफ दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट, अगर ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ सही है, देन इसका मतलब ये है कि डायमेंशंस ऑफ LHS विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। जो LHS का डायमेंशन होगा वही RHS का होगा। ठीक है, तो क्या आपको एनर्जी का डायमेंशन याद है, देखो जो एनर्जी का होता है वही वर्क का होता है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, वर्क यूनिट क्या होती है, जूल होती है। देखो जो हमारा एनर्जी का होता है डायमेंशन वही हमारा होता है वर्क का। वर्क क्या होता है हमारा, वर्क हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सब मैं करवा चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। फोर्स का क्या होता है, ml t की पावर -2। क्या होता है, ml t की पावर -2, ये फोर्स का हो गया। फिर डिस्प्लेसमेंट की निकालेंगे, l लेंगे, l की पावर 1, l की पावर, क्या बन गया ये, ml स्क्वायर t की पावर -2। ये हमारा डायमेंशन किसके लिए हो गया, एनर्जी का हो गया। डायरेक्टली लिख लो, ml स्क्वायर t की पावर -2 इक्वल टू k का तो होगा नहीं, m मास है, मास के लिए कैपिटल M, उसकी पावर x। a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड के लिए हम यूज करते हैं लेंथ या डिस्टेंस होता है, एम्पलीट्यूड एक डिस्टेंस होता है। अब ओमेगा, ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अभी मैं आपको बता दूं, या मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी होगा कि जो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस, तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकंड L अपॉन T, और रेडियस के लिए क्या होगा, L से L कट गया, क्या T ऊपर जाएगा और T की पावर -1। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, T की पावर -1 की पावर Z। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, ये लिख लो, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -z। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ, बोलो। अब क्या करो, सेम बेस को कंपेयर कर दो, m को m के साथ, यहां से आ गई x की वैल्यू 1, फिर आप l को l के साथ, तो y की वैल्यू आ गई 2, z को t को t के साथ -2 इक्वल टू -z, -1 कट गया, z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, इस वाले इक्वेशन में आप पुट अप कर दो,
समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू के m की पावर 1 a की पावर 2 और ओमेगा की पावर 2। ये हमारा क्या बन गया, एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया, एनर्जी का। अब देखो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा एक्सप्रेशन एनर्जी का यहीं तक होगा इस क्वेश्चन में। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो k की वैल्यू है हमारी 1/2, यहाँ से हमारा फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू 1/2 m a की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? याद रखना किसका ड्रॉबैक क्या है। अभी तो जो मैंने क्वेश्चंस किया उसमें हम लोगों ने जो k यूज किया वो डायमेंशनल लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। जहां पे डायमेंशनल लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसी जगह पे डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा जो फॉर्मूला बन के आता है वो सही होता है। अदरवाइज इफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नॉट डायमेंशनल लेस, अगर यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज हो रहा है वो डायमेंशनल लेस नहीं है, तब उस केस में डायमेंशनल एनालिसिस फेल कर जाता है। उस केस में क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस फेल। जैसे देखो आप ये वाला फॉर्मूला देखो, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पे कैपिटल G क्या हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन यहां पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट होती है, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कैपिटल G, बट इट इज नॉट डायमेंशनल लेस। कैपिटल G डायमेंशनल लेस क्वांटिटी नहीं होती है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज अपने नोटबुक में नीचे लिख लीजिए इस क्वेश्चन के बाद, इफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैज नो इफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नॉट डायमेंशनल लेस, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशनल लेस नहीं है देन दिस विल नॉट बी वैलिड, ये वैलिड नहीं होगा। एग्जांपल में ये देख लो, एक तो इसमें वैलिड नहीं होगा, वैसे मैं लिमिटेशन लिखवाऊंगा वहां पे ज्यादा क्लियर करेंगे। और एंगल के केस में ये वैलिड नहीं होगा, जहां पे cos थीटा आ गया sin थीटा आ गया वहां पे ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि cos थीटा cos 30 cos 40 कोई वैल्यू कोई डायमेंशन होता नहीं। जैसे आपने लिखा sin 30 sin 0 की वैल्यू 0 sin 30 की वैल्यू 1/2, कहने का मतलब ये है कि कोई जो कांस्टेंट वैल्यू डायमेंशनल लेस हो उसी के लिए ये अप्लाई होगा। आप इसको नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन हम देते हैं, अच्छा क्वेश्चन देते हैं। देखिए जो हमारा 5th क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए ध्यान से। क्या बोल रहा है ये, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी तक जो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ रहे थे मेनली वो किसके लिए, मास के लिए, कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T। इस बार क्वेश्चन को चेंज किया है, बोला क्या है, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी E। हम लोगों को E का डायमेंशन पूछा है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। अभी तक तो MLT के लिए कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हम लोगों से फोर्स, वेलोसिटी और टाइम ये तीन के रिलेशन में पूछ रहा है। यानी कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोगों से एक्सप्रेशन पूछ रहा है किसका, एनर्जी का। तो कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, जो हमारा एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर y, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर Z। ठीक है, फिर आपको प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लगाओगे क्या आएगा, K F की पावर x, V की पावर y, T की पावर Z। ठीक है, फिर मैं वही बात, इफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट देन डायमेंशन ऑफ LHS विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। LHS का एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, अभी मैंने देखा आपको ml स्क्वायर T की पावर -2, ml स्क्वायर T की पावर -2। अब आ जाओ K के लिए, फोर्स के लिए क्या होता है, ml T की पावर -2 की पावर x। ठीक है, v वेलोसिटी होता है, इससे क्या होता है lt -1 y। टाइम पीरियड क्या होता है t की पावर z। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब आप कंपेयर करें इसको, तो क्या हो जाएगा, ये m का स्क्वायर m की पावर 1 सॉरी m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2, यहाँ आ गया m की पावर x
एल कहाँ कहाँ देखो, एल यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, क्या जाएगा, यह आएगा हमारा एल की पावर एक्स, क्या है देखो एल की पावर एक्स, और किसके लिए आएगा, और एल का यहाँ एल की पावर एक्स और एल की पावर वाई, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। अबाउट टी पे, टी कहाँ पे, यहाँ पे भी है, तो क्या आएगा ये -2x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, दिख रहा है ये, टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, -2x माइनस वाई प्लस जेड। अब इसको इक्वेट कर दो आप, कंपेयर करो, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1 आ गई, x तो सिंपल है, ठीक है। अब l पे आओ तो क्या हो जाएगा ये, जब l कंपेयर करोगे आएगा 2 = x + y, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, y 2, तो ये आएगा क्या आ गई y, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। अब z की वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हमारा, इसको इक्वल करो t को, -2 = -2x माइनस वाई प्लस जेड, यही तो है, देख लो -2 राइट हैंड में क्या, -2x माइनस वाई प्लस जेड, -2 x की वैल्यू कितनी आई है 1, माइनस वाई की वैल्यू 1 प्लस जेड, -2 -1 प्लस जेड, -2, देखो इधर आके ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू भी 1। अगर मैं एनर्जी से पूछा है तो ये रख दो, E = k f की पावर 1 v की पावर 1 और t की पावर 1, ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, एनर्जी का हो गया। अगर 4 ऑप्शन दिया होगा वहां पे k नहीं दिया होगा, ऐसे दिया होगा E = f/v/t, ठीक है, सिंपल है। अगर हमको एमएलटी के अलावा दूसरा क्वांटिटी दे तो आप इस तरीके से सिंपल तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन करो। फिर मैं इसके ऊपर एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, देखो ये जो 6th क्वेश्चन हमारा है ये होमवर्क क्वेश्चन है, क्या है, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, एमएलटी नहीं दिया है, एनर्जी E, वेलोसिटी v एंड टाइम t और फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। हम लोगों को डायमेंशन पूछा है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, ऑप्शन ये 4 दिया हुआ है। देखो वेलोसिटी, टाइम और एनर्जी का तो डायमेंशंस आज के लेक्चर में मैंने यूज किया और पहले भी बहुत सारा यूज किया है। सरफेस टेंशन के बारे में मैं बता दूं, फॉर्मूला हमारा होता है फोर्स अपॉन लेंथ। जो हमारा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स का पता आपको mlt-2 और L का पता है, ठीक है। आप यहां से इसका क्या आ जाएगा mt-2, सरफेस टेंशन क्या आ जाएगा mt-2। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका, आप इसका क्या नाम है, सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन आसानी से डिराइव कर लीजिएगा। हमसे पूछा है सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन E, V एंड T के टर्म में, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट में लिखा हूं थ्योरी कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन क्या है, क्या क्या उसकी कमी है। देखो मैंने पहले पढ़ के लिखा है, इट कांट फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाया, मैंने जो दिखाया k आपको, तो k की वैल्यू भी ये फाइंड आउट नहीं कर पाता है। दूसरा हमारा जो इसका लिमिटेशन है, इट कांट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जिस एक्सप्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगी होगी, साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे वाले में ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। एंड इन एक्सपोनेंशियल, इन एक्सपोनेंशियल टर्म हो या एक्सप्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी टर्म हो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉस कॉट कोई भी हो, अगर वो एक्सप्रेशन में दिया हुआ है इट विल नॉट बी अप्लाइड, ठीक है। थर्ड देखो, इट कांट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच हैज डायमेंशंस। जिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन होगा उसमें ये अप्लाइड नहीं हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको ये बताया था, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पे जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, सॉरी डायमेंशनलेस नहीं होता है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कैपिटल G है वो डायमेंशनलेस नहीं, इसका डायमेंशन होता है। जिसका डायमेंशन होता है उसके लिए ये फेल कर जाता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या हो, एक्सप्रेशन के लिए फेल कर जाएगा। नेक्स्ट देखो लास्ट वन, फोर्थ पॉइंट,
इट कांट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर टर्म्स। ये वैसे एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा जिसमें दो से ज्यादा टर्म हो और सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ये प्लस या माइनस के बाद अगर सेपरेट हो रहे हैं दो टर्म तो उस केस में भी ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये अपनी काप में आप थ्योरी के रूप में लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, ठीक है। आई होप यूनिट एंड मेजरमेंट का सीरीज आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन, ओके। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।